नमस्कार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब आया, बहुत करीब है। बिल्कुल वक्त नहीं बचा है और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, इनका प्रिपरेशन बहुत स्लो है, नहीं के बराबर है। इनकी कोई भी तैयारी नहीं हुई अभी तक। ये सिर्फ 2-4 मीटिंग कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, बस खाली मीटिंग हो रही है। लेकिन जो सीट शेयरिंग वगैरह जो फार्मूला इनको निकालने का है, वो अभी तक उसमें कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई है और कोई प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है प्रोग्रेस। हम ये स्टेट वाइज रोज़ाना एक वीडियो बनाएंगे कि कांग्रेस कैसे बीजेपी को 2024 में रोक सकती है। बहुत आसान है, बीजेपी को 240 के नीचे लाना बहुत आसान है, वेरी इजी। अगर कांग्रेस के नेता अपना एरोगेंस छोड़ दे और भूल जाए कि पहले जो कांग्रेस थी वो अब नहीं रही है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये अलायंस का ज़माना है। कोई भी सिंगल पार्टी आज की डेट में सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकती, इवन बीजेपी भी। बीजेपी को भी एनडीए की ज़रूरत पड़ी, उसको भी अलायंस पार्टनर की ज़रूरत पड़ी, आज से नहीं, शुरू से। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि हम अकेले इलेक्शन जीत सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इंडिया अलायंस जो है उसका पावर तो इतना है कि बीजेपी को 230-240 पे ये समेट सकते हैं। लेकिन उसमें कांग्रेस को दिल बड़ा करना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस को बड़े भाई का रोल अदा करके थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें करना बंद करना पड़ेगा, उनको ग्राउंड रियलिटी समझना पड़ेगा। उनके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको पावर में आना है, और अकेले नहीं, इंडिया अलायंस के साथ पावर में आना है, और सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ ही पावर में आ सकते हैं। अभी मैं आज आप लोगों को महाराष्ट्र की जो आज की पॉलिटिक्स है और उसमें 2024 में क्या हो सकता है अगर थोड़ा सा ये लोग दिमाग से काम लें और कांग्रेस के जो पुराने नेता है, एरोगेंट लीडर्स, वो बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दें और जितनी जल्दी उनको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाए उतना अच्छा है उनके कांग्रेस के लिए। वरना ये पिछली बार जैसे महाराष्ट्र में खाता भी नहीं खोल पाएंगे। महाविकास आघाड़ी में इतना दम है, अगर सही सीट शेयरिंग हुआ और ये तीनों रियली मिल के लड़े तो ये 48 में से 47 जीत सकते हैं सीट, सिर्फ एक नागपुर की सीट छोड़कर। नागपुर की सीट का भी मैं बताऊंगा नितिन गडकरी को कौन हरा सकता है। नागपुर में है एक लीडर जो नितिन गडकरी को हरा सकता है। अगर इनको बीजेपी को 240 के नीचे रखना है, 240 के अंदर रखना है, तो महाराष्ट्र में इनको 40+ सीट जीतना है, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर कांग्रेस वाले सीट शेयरिंग में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, थोड़ी सी लचक, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। महाराष्ट्र में इनको उद्धव जी को एकदम सामने रखना चाहिए। उद्धव जी को सामने रखो, उन्होंने 23 सीट जीती थी, 20 सीट आंख बंद करके दे दो शिवसेना को और उनको फुल सपोर्ट करो।
अब बचती है 24 सीट। 24 सीट में 14 सीट कांग्रेस रखे अपने पास और 10 सीट एनसीपी को दे। मैं 10 एनसीपी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब एनसीपी नहीं रही। शरद पवार को भी और सुप्रिया सुले को भी अपनी कमज़ोरी समझना चाहिए कि उनकी पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उनकी पार्टी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। आज की डेट में एनसीपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ती है तो शायद एक भी सीट नहीं आएंगी उनकी। इवन शरद पवार की भी और सुप्रिया सुले की भी नहीं आएंगी। उनको कांग्रेस और शिवसेना की ज़रूरत है। ये बात शरद पवार ने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तुम कितने भी बड़े नेता हो, अकेले तुम आज की डेट में, जब से अजित पवार ने तुमको धोखा दिया है और तुम्हारी पार्टी टूटी है, तब से तुम ये समझ लो कि तुम एक भी सीट नहीं जीत सकते। और तुम 10 के 10 सीट जीत सकते हो अगर तुम थोड़ा सेक्रीफाइस करें। कांग्रेस 14 की 14 सीट जीत सकती है अगर वो थोड़ा सेक्रीफाइस करे और शिवसेना को आगे करे। कांग्रेस को चाहिए कि जल्द से जल्द ये फार्मूला, उसमें 20 सीट आप उद्धव जी को दो, 14 सीट कांग्रेस अपने पास रखे, 10 सीट एनसीपी को दे। अभी हुआ 44। अब ये 4 सीट क्या करना है कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को, इनको 1 सीट एमआईएम को दे दे, नहीं तो तुम्हारी 10 सीट खराब करेगा। औरंगाबाद वाली सीट चाहिए एमआईएम को दे दे। एमआईएम को साथ लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में अगर ये अपनी जिद पे अड़े रहे, ये सोच लो कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और बीजेपी थ्रू हो गई। अगर महाराष्ट्र गया तो ये समझ जाओ बीजेपी 275 प्लस। महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र से ये रोक सकते हैं बीजेपी को। और वो कैसे? मैंने जो फार्मूला बताया उसमें। अब बचा 3 सीट। शेतकरी संगठन को 1 दे दो, और एक किसान वाली कोई पार्टी है उसको 1 दे दो, और एक पार्टी समाजवादी पार्टी को दो 1 सीट। ये 4 सीट इस तरह से आप अलायंस पार्टनर में बांटो। 10 सीट एनसीपी, 14 सीट कांग्रेस और 20 सीट शिवसेना। अब रहा उसमें नागपुर में 47 सीट, तो ये आराम से जीत सकते हैं, बिल्कुल आराम से। अगर ये इस तरह से अभी से काम करे, 3 महीना पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, 3 महीना पहले, और फिर टूर चालू कर दो। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, इधर से ये बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, और प्रियंका गांधी को विदर्भा में टूर करने लगा दो। 1 महीना प्रियंका गांधी को छोड़ दो विदर्भा में, राहुल गांधी को 10-15 दिन दे दो वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मुस्लिम इलाके में। 47 सीट जीत सकती है। अब रहा नागपुर की सीट। नागपुर की सीट मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। नितिन गडकरी को हराना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसमें नितिन राउत को आप कैंडिडेट बना दो कांग्रेस का, और शिवसेना और एनसीपी को चाहिए कि फुल सपोर्ट करे, और एमआईएम को भी चाहिए कि फुल सपोर्ट करे नितिन राउत को। नितिन राउत का वोट बैंक बहुत बड़ा है नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सिर्फ नितिन राउत गडकरी को हरा सकते हैं, वरना कोई नहीं हरा सकता। अब रही थाने की सीट। थाने की सीट बहुत मुस्लिम है, कल्याण भिवंडी में। एमआईएम को साथ लेंगे, पूरे कांग्रेस के साथ वोट आ जाएंगे। उसमें आदित्य ठाकरे को लड़ा दो थाने से। आदित्य ठाकरे थाने की सीट आराम से निकाल लेंगे। महाराष्ट्र में अगर इन्होंने बीजेपी को रोक लिए तो समझ जाओ दिल्ली में बीजेपी को रोक लिए। और अगर ये 20-25 करते रहे, सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हुए, और शरद पवार अड़ा रहा कि मेरे को इतनी सीट चाहिए। शरद पवार को चाहिए कि दिमाग में बिठा ले, एनसीपी खत्म हो चुकी है। एनसीपी खत्म हो चुकी है मिस्टर शरद पवार जी, आप दिमाग में बिठा लो।
आपको पार्टी को दोबारा जिंदा करना है तो कांग्रेस और शिवसेना की मदद लेना पड़ेगा। आपकी पार्टी टूट चुकी है। अगर 10 सीट जीत देती है आपको कांग्रेस तो गनीमत समझो और उनको थैंक्स बोलो और आगे बढ़ो। अभी कल हम आंध्रा में कैसे पूरी की पूरी सीट जीत सकते हैं, कल आंध्रा का वीडियो आएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। पूरे 28 के 28 स्टेट का एनालिसिस हर वीडियो में होगा और किस तरह कांग्रेस और इंडिया अलायंस 280+ लेगा मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।